जहां 2021 में दुनिया भर के देश पेंडेमिक से पीड़ित थे और उनकी जीडीपी कम हुई थी, वहीं चाइना की जीडीपी 2021 में बढ़ी थी। 2021 में चाइना की जीडीपी बढ़ के 17.7 ट्रिलियन डॉलर्स की हो गई थी। वहीं 2022 में चाइना की जीडीपी थोड़ी सी बढ़ी और बढ़ के 17.8 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी। और सबको उम्मीद थी कि 2023 के एंड में चाइना की जीडीपी 19 ट्रिलियन डॉलर्स को टच कर जाएगी, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ है। आईएमएफ के मुताबिक 2023 के एंड तक चाइना की जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट होके 17.7 ट्रिलियन डॉलर पे आ जाएगी। 1990 के बाद चाइना की जीडीपी पहली बार कॉन्ट्रैक्ट हुई है, जो कि बहुत बड़ी बात है। पिछले 3 सालों से चाइना की जीडीपी 17.7 से 17.9 ट्रिलियन डॉलर के बीच ही घूम रही है, यानी कि 200 बिलियन डॉलर के अराउंड ही चाइना की जीडीपी घूम रही है। तो क्या अब चाइना के डाउनफॉल की शुरुआत हो गई है? आइए जानते हैं। China, the big headline is their economy. It is under pressure. Growth is slowing down. Exports, manufacturing, property, retail, all key sectors are underperforming in China. तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइनीज इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं, तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। देखो, बहुत से इकोनॉमिस्ट का मानना है कि चाइना का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है और चाइना एक इकोनॉमिक स्लोडाउन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इस स्लोडाउन से चाइना की ग्रोथ रेट थम जाएगी। जो चाइना तेजी से ग्रो करता था वो फ्यूचर में नहीं कर पाएगा। चाइना के स्लो डाउन होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है उसकी स्लो ग्रोथ रेट। 30 सालों से चाइना बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था, पर पिछले 3 सालों से चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में गिरावट देखने को मिली है। जहां 2007 में चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 15% थी, वहीं 2022 में सिर्फ 3% थी। इसके अलावा इस साल चाइना ने 5% ग्रोथ रेट का टारगेट सेट किया है, पर यह भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ सब ने चाइना की ग्रोथ रेट को कम कर दिया है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने चाइना की ग्रोथ रेट मल्टीपल रीजंस के चलते कम की है। देखो, आज के समय चाइना एक नहीं मल्टीपल क्राइसिस को फेस कर रहा है, जिससे उसकी ग्रोथ रेट गिर रही है। चाइना में इकोनॉमिक स्लोडाउन का सबसे बड़ा रीजन रियल एस्टेट क्राइसिस है। 2008 में जब ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, तब उससे चाइना इफेक्ट नहीं हुआ था। वो इसलिए क्योंकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने रियल एस्टेट में हैवी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। रियल एस्टेट की कंपनीज को बहुत सारा कर्ज दिया, जिससे वो चाइना में हाउस, कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज बना सके, जिससे चाइना में इकोनॉमिक एक्टिविटी बनी रहे। और ऐसा हुआ भी। जहां 2008 में दुनिया भर के देश इकोनॉमिक क्राइसिस की लपेट में आ गए थे, वहीं चाइना 10% से ग्रो कर रहा था। पर 2016 आते आते चाइना का ये मूव उन्हीं पे भारी पड़ने लगा। रियल एस्टेट कंपनीज ने कर्ज लेके जो हाउस और कमर्शियल प्रॉपर्टी बना ली थी, वो प्रॉपर्टीज सेल ही नहीं हुई, क्योंकि प्रॉपर्टीज की प्राइस आम चाइनीज लोगों की इनकम से बहुत ज्यादा थी। इसी के चलते 2016 तक चाइना के बहुत से टाउन घोस्ट टाउन बनने लगे। कहा जाता है कि आज के समय चाइना में इतने सारे फ्लैट्स खाली पड़े हैं कि उनमें आराम से 10 करोड़ लोगों को बसाया जा सकता है। और यहीं से शुरुआत हुई चाइना के रियल एस्टेट क्राइसिस की। 2022 में एक एक करके चाइना की बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनीज कर्ज के चलते डिफॉल्ट होने लगी, जिसके चलते चाइना में प्रॉपर्टीज के दाम गिरने लगे। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि 2022 से चाइना में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी सेल्स, प्रॉपर्टी फंड रेज में 10 से 25% की गिरावट देखने को मिल रही है। और चाइना के लिए बैड न्यूज ये है कि ये गिरावट 2023 में भी चालू है। रियल एस्टेट क्राइसिस से चाइनीज बैंक बुरी तरह से फंस गए हैं। जिन कंपनीज को उन्होंने लोन दिया है वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई है। इसके अलावा जिन लोगों को होम लोन दिया है वो ईएमआई नहीं पे कर रहे। चाइनीज लोग कह रहे हैं कि जब उन्होंने लोन लेके प्रॉपर्टी ली थी, तब उस समय प्रॉपर्टी के दाम बहुत ज्यादा थे। आज के समय प्रॉपर्टी की वैल्यू 30 से 40% गिर गई है। तो जब वैल्यू ही कम हो गई है तो लोन रीपे करने का क्या फायदा। अब इसके चलते एक एक करके चाइनीज बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिफॉल्ट हो रहे हैं। इसके अलावा शी जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने भी चाइनीज बैंक की हालत खराब कर दी है। चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू जिन देशों को अंधाधुंध कर्ज दिया था, अब वो देश कर्ज चुका नहीं पा रहे, जिससे चाइनीज बैंक का एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और अपने बैंक्स को बचाने के लिए चाइना कर्ज पे कर्ज ले रहा है। तो देखा जाए इस समय चाइना में एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाली है। इसके अलावा चाइना में कंज्यूमर स्पेंडिंग डाउन हो रही है। चाइनीज लोग इस समय खर्चा कम कर रहे हैं, जिससे चाइना में डोमेस्टिक ग्रोथ भी ज्यादा नहीं हो रही है। चाइना में इकोनॉमिक क्राइसिस इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि चाइना अपने इकोनॉमिक नंबर्स को हाइड करने में लगा हुआ है, ताकि दुनिया को लगे कि चाइना में सब कुछ ठीक है। चाइना उन फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को भी बैन कर रहा है जो चाइना के इकोनॉमिक नंबर्स को खराब बता रहे हैं।
इसके अलावा चाइना में मैन्युफैक्चरिंग भी डाउन हो रही है। पिछले 4-5 सालों से हमें यह देखने को मिल रहा है कि यूएस चाइना ट्रेड वॉर के चलते, पैंडेमिक के चलते, जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के चलते और सप्लाई चेन डिसरप्शन के चलते धीरे धीरे बहुत सी कंपनीज चाइना से अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को दूसरे देशों में शिफ्ट कर रही हैं। सप्लाई चेन और जियोपॉलिटिकल प्रेशर के चलते यूएस हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर चाइना से इंडिया जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी वियतनाम जा रही है, यूएस ऑनलाइन कंज्यूमर रिटेलर इंडिया जा रहे हैं, चिप कंपनी वियतनाम जा रही है, ईस्ट एशियन ऑटोमेकर और यूएस टॉय एंड गेम मैन्युफैक्चरर इंडिया जा रहे हैं। इसके अलावा पिछले 1 साल से चाइना का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 50 से नीचे है। बस 2 महीने 50 से ऊपर था। पीएमआई 50 से ऊपर होता है तो इसका मतलब आपके देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो कर रहा है, और 50 से नीचे होता है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डाउन जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग डाउन होने से चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। चाइना में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट ऑल टाइम हाई 21% हो गई है। मैन्युफैक्चरिंग कम होने से चाइना का एक्सपोर्ट भी डाउन हो रहा है। आप देख सकते हैं कि पिछले 4 सालों में चाइना का एक्सपोर्ट बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है। पैंडेमिक के समय जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी तब चाइना का एक्सपोर्ट ऑल टाइम हाई पे था, पर फिर उसके बाद से 2022 और 2023 में चाइना का एक्सपोर्ट तेजी से नीचे गिर रहा है। चाइना के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को देख के कुछ इकोनॉमिस्ट को लग रहा है कि चाइना आने वाले समय में नेक्स्ट जापान बनने वाला है। देखो, जिस तरह चाइना पिछले 30 सालों में बहुत तेजी से ग्रो हुआ है, उसी तरह वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान ने भी बहुत तेजी से ग्रो किया था। 1960s में जापान की एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 10% थी, 1970s में 5%, 1980s में 4%। जापान 1990 तक दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब था। जापान की फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को देखने के बाद उस समय के इकोनॉमिस्ट ने प्रेडिक्ट किया था कि 21st सेंचुरी में जापान यूएस को बीट करके वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। 1990 के बाद जापान की ग्रोथ रेट थम सी गई, जिसके चलते जापान की जीडीपी बढ़ी ही नहीं। 1993 में जापान की जीडीपी $4.2 ट्रिलियन थी। वहीं आज के समय भी जापान की जीडीपी $4.2 ट्रिलियन ही है। जापान का ये हाल कैसे हुआ है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, आप वीडियो के एंड होने के बाद देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी है। तो जिस तरह जापान की ग्रोथ रेट थम सी गई है, उसी तरह आने वाले समय में चाइना के साथ भी यही होने वाला है। चाइना की ग्रोथ रेट भी हर साल गिरने वाली है। इसके अलावा जिस तरह 1990 में जापान रियल एस्टेट और फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रहा था, उसी तरह चाइना में भी बहुत बड़ा रियल एस्टेट क्राइसिस शुरू हो गया है, जिससे आने वाले समय में चाइना में बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा। इसके अलावा जिस तरह से जापान का डेट बढ़ रहा था, उसी तरह चाइना का भी डेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा जापान की तरह चाइना की भी पॉपुलेशन बहुत तेजी से डिक्लाइन होना शुरू हो गई है। 2022 में चाइना की पॉपुलेशन 8.5 लाख कम हो गई थी। 61 सालों में ये पहली बार हुआ है। चाइना में भी लोग बहुत तेजी से बूढ़े हो रहे हैं। इस समय चाइना में 30 से 60 साल के बीच मैक्सिमम लोग हैं। 60 साल से ज्यादा 20% लोग हैं। 2050 तक 50% आबादी चाइना की बूढ़ी हो जाएगी। तो इसके चलते चाइना में वर्कफोर्स भी बूढ़ी होने लगेगी, जिससे चाइना में मैन्युफैक्चरिंग डाउन होने लगेगी। इसके अलावा चाइना की फर्टिलिटी रेट जापान की तरह गिर रही है। जापान की फर्टिलिटी रेट 1.3 है, वहीं चाइना की 1.09 है। पॉपुलेशन मेंटेन करने के लिए किसी भी देश की फर्टिलिटी रेट 2.1 होनी चाहिए। इसके अलावा जिस तरह अर्ली 2000 में जापान में डिफ्लेशन आ गया था, उसी तरह चाइना में भी डिफ्लेशन ने एंट्री मार ली है। चाइना में प्रोडक्ट की प्राइस बहुत तेजी से नीचे गिर रही है। China's yuan is at a 16-year low and the country appears to be experiencing deflation. Economists say these are signs China could be facing an extended economic downturn. Now, while the UK is struggling to get inflation under control, China's economy is suffering from the opposite, deflation. Consumer prices declined in July for the first time in more than 2 years. People and businesses are not spending, and the world's second largest economy is struggling to revive demand. तो चाइना में इस समय वही हो रहा है जो जापान के साथ पहले हुआ था, पर फ्यूचर में जापान और चाइना के बीच एक चीज का डिफरेंस होने वाला है, और वो डिफरेंस है वेजेस का। 1980s के एंड तक जापान एक लो वेज इकोनॉमी से हाई वेज इकोनॉमी बन गया था, पर चाइना आने वाले समय में हाई वेज इकोनॉमी बनने से पहले ही बूढ़ा होने वाला है। देखो, चाइना के स्लो डाउन से भारत को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। दुनिया भर के इन्वेस्टर ये देखेंगे कि चाइना की ग्रोथ रेट गिर रही है, वहीं भारत इस क्राइसिस वाले समय में भी 6 से 7% के बीच ग्रो करने वाला है। इसके अलावा भारत का आने वाला फ्यूचर बहुत ही शानदार होने वाला है। 2027 तक भारत वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। 2030 तक भारत में एवरेज इंडियंस की इनकम डबल हो जाएगी। भारत में कंज्यूमर मार्केट बढ़ेगा, कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। तो किसी भी कंपनी और इन्वेस्टर्स के लिए भारत को इग्नोर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आने वाला फ्यूचर भारत का होने वाला है और चाइना का ग्रेट इकोनॉमिक पीरियड का एंड होने वाला है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू।
एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।